सोनम और राजा रघुवंशी के इस अरेंज मैरिज ने इंडियन शादियों की एक बहुत ही बड़ी कमजोरी को एक्सपोज कर दिया है। 9 दिन की शादी, फिर हनीमून और पति का मर्डर। कोई वाइफ अपने पति के साथ ऐसी हैवानियत कैसे कर सकती है? ये गलती इतने सारे कपल्स स्पेशली लड़के करते हैं, जिससे आगे चल के उनकी और उनके फैमिलीज की भी लाइफ बर्बाद हो जाती है। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। राजा और सोनम की अरेंज्ड मैरिज में पहले से ही कई सारे रेड फ्लैग्स थे जो चीख चीख कर वार्निंग दे रहे थे, मगर अनफॉर्चुनेटली इसे किसी ने भी इतना सीरियसली नहीं लिया। और मेजॉरिटी इंडियन अरेंज्ड मैरिजेस में ऐसा ही होता है, और इसीलिए ही चीटिंग और डाइवोर्सेस के केसेस भी इतने ड्रास्टिकली बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो यही था कि राजा ने खुद ही अपने माँ से कहा था कि उसे ऐसा लगता है कि सोनम को उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। राजा अक्सर सोनम से मिलने को, साथ में मूवी देखने जाने को या सिर्फ फोन पर ही बात करने को कहता था, मगर हर बार सोनम कुछ ना कुछ बहाना देकर टाल देती थी। जैसे कि राजा ने हमें बताया था, पहले भी बताया कि सोनम से बात करना चाहें तो बात नहीं हो पाती थी, सुबह फोन लगाए तो शाम को रिप्लाई मिलता था। इस बारे में जब राजा की मां ने सोनम से बात किया, तब सोनम ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो राजा से इसीलिए बात नहीं कर पाती क्योंकि वो अपने कारोबार में बिजी रहती है। बोले मैं बिजनेस में व्यस्त हूँ। सेकेंड रेड फ्लैग, राजा की फैमिली सोनम और उसकी फैमिली को ठीक से जानती भी नहीं थी, बल्कि मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू ही ये दोनों मिले थे। उन्होंने कंपैटिबिलिटी की जगह पर कास्ट को चुना था, जो कि एक बड़ा रीजन है फेल्ड मैरिजेस का। तीसरा रेड फ्लैग, शादी होते ही सोनम को अचानक से मेघालय जाने की बहुत जल्दी होने लगी। राजा और उसकी फैमिली सारे रीति रिवाज को खत्म करना चाहते थे, सारे गेस्ट को मिलना चाहते थे, मगर सोनम ने बिना राजा या उसके परिवार को बताए खुद ही फ्लाइट टिकट्स को बुक कर लिया और मजबूरन राजा को वहां पर जाना पड़ा। चौथा रेड फ्लैग, राजा की मां ने अपने इंटरव्यू में बताया कि सोनम ने उनके हनीमून जाने का सिर्फ एक तरफा ही टिकट निकाला था, यानी उनके पास सिर्फ मेघालय जाने का टिकट था, मगर रिटर्न आने का कोई टिकट ही बुक नहीं किया था। और पांचवा और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, जो राजा नहीं मगर सोनम के घर वालों के नजरों में आया था, मगर उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया, वो ये था कि सोनम ने खुद अपनी मां को वार्निंग दिया था कि फैमिली प्रेशर के चलते वो राजा से शादी तो कर लेगी, लेकिन उसके बाद राजा का जो हाल होगा वो उनसे देखा नहीं जाएगा। मगर सोनम के परिवार को लगा कि ये सिर्फ खोखली धमकियां हैं और सोनम कभी भी राजा की जान नहीं लेगी, मगर क्लियरली वो गलत निकले। अब इस वीडियो को ना फ्रेंड्स एकदम एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सबसे बड़े बड़े रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, जिन्हें आपको अपने रिलेशनशिप या मैरिज में कभी भी इग्नोर नहीं करने चाहिए, और इनके फुल साइंटिफिक सॉल्यूशंस भी दूंगा, जिससे आप 99% सर्टेनिटी के साथ सही पार्टनर को ही चुनोगे। क्योंकि लाइफ में कोई भी और गलती कर दोगे चलेगा, बट गलत पार्टनर चुनना आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है, जैसे राजा के केस में ही हुआ। 11 मई 2025 सोनम, जिसकी उम्र है 24 साल, और राजा, जिसकी उम्र है 29 साल, की शादी हुई और 20 मई को दोनों अपने हनीमून के लिए मेघालय चले गए। 21 मई को दोनों शिलोंग के बालाजी गेस्ट हाउस में रुके और 22 मई को वो नोंगरियाट के लिए रवाना हुए। मगर एक प्रॉब्लम थी, ये नोंगरियाट कोई मामूली गांव नहीं था। यहाँ पर पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, 3000 स्टेप्स का एक लंबा सा ट्रैक जो घने पहाड़ी जंगलों से होकर गुजरता है। और इसीलिए अक्सर सभी टूरिस्ट नोंगरियाट विलेज के लिए गाइड सर्विसेज बुक करते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में रास्ता खो जाने का डर रहता है। मगर यहीं पर दो प्रॉब्लम्स थी। सोनम और राजा ने सिर्फ नोंगरियाट गांव पहुंचने के लिए ही टूर गाइड बुक किया था। नोंगरियाट के उनके होम स्टे ओनर ने बताया कि नोंगरियाट से वापस जाते वक्त उनके साथ कोई भी टूर गाइड नहीं था। दूसरी बात, वहां के एक लोकल टूर गाइड ने बताया कि सोनम और राजा के साथ 3 और आदमी थे, जिनके हिंदी के एक्सेंट से पता चल रहा था कि वो मेघालय के लोकल्स नहीं बल्कि बाहर से आए थे। और इसके फिर 12 दिन बाद 2 जून को एक गहरे से गॉर्ज में राजा की डीकंपोज बॉडी पाई गई, जिसमें से वॉलेट, फोन, ज्वेलरी सब कुछ गायब था। और फिर कुछ ही दिनों के इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उसकी बीवी सोनम रघुवंशी ने 20 लाख रुपए देकर अपने ही पति का मर्डर करवाया था। लेकिन अगर उसका ये प्लान फेल होता तो उसका दूसरा प्लान भी रेडी था कि वो खुद ही राजा को पहाड़ से धक्का मार के गिराने वाली थी। सोनम ने सोचा था कि अगर राजा किसी तरह बच गया तो वो सेल्फी लेने के बहाने राजा को पहाड़ के किनारे पर लेकर जाएगी और वहाँ से राजा को धक्का दे देगी। उसे कैसे भी करके अपने पति का मर्डर करना था, क्योंकि फिलहाल के रिपोर्ट्स के हिसाब से सोनम अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से शादी करना चाहती थी, जो सोनम के पिता का ही एक एम्प्लॉय था और उसे दीदी बुलाता था। अब ये केस अनफॉर्चुनेटली कोई इकलौता केस नहीं है, बल्कि आए दिन ऐसे केसेस सामने आते रहते हैं। जैसे हाल ही में महाराष्ट्र में भी एक 27 साल की औरत ने अपने 54 इयर्स के पति को शादी के कुछ हफ्ते बाद ही कुल्हाड़ी से मार दिया। यूपी के सिद्धार्थनगर में भी एक 40 साल की औरत संगीता ने अपने कंप्लाइज
अनिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति कानन को जहर देकर उसका मर्डर कर दिया। और कर्नाटका के हासन डिस्ट्रिक्ट का केस तो सबसे खतरनाक। एक औरत चैत्रा ने अपने लवर पुनीत के साथ मिलकर अपने पति और अपने 2 बच्चों को तक जहर खिला दिया। गाइस, कड़वी सच्चाई ये है कि इंडियन शादियों का कॉन्सेप्ट एक्सट्रीमली फ्लॉड है एंड आई विल प्रूव दिस टू यू विद ऑफिशियल डेटा। देखो, इंडिया में 2016 का डेटा बताता है कि 93% मैरिजेस अरेंज्ड होते हैं और इन शादियों में पेरेंट्स द्वारा बस 1 से 6 महीनों में क्विक डिसीजन ले लिया जाता है। इस दौरान कपल्स टिपिकली बस 1 से 3 बार मिलते हैं और कई सारे नॉर्थ की शादियों में तो आपको पता ही है, घूंघट खोलने पर ही लड़की की शक्ल मालूम पड़ती है। दो 2012 के एक लैंडसेट सर्वे ने बताया कि 40% औरतों की अपनी इच्छा मायने नहीं रखती और सबसे रिग्रेसिव बात, पार्टनर के इंडिविजुअल कैरेक्टर या कंपैटिबिलिटी के जगह सेम कास्ट वाले लड़कों को चुना ज्यादा जाता है, उन्हें प्रेफर किया जाता है। कास्ट पहले, बाकी सब बाद में। नो कंपैटिबिलिटी चेक्स। सही है, गलत है, जो भी है मेरे लिए गलत है। मतलब इंटरकास्ट नहीं करना चाहिए। इंटरकास्ट कर सकते हैं बट आई डोंट। आप कीजिएगा कि नहीं? नो, मैं नहीं कर रही। क्या कहेंगी? नहीं, हम भी नहीं करेंगे। बात क्यों नहीं है? हम आपसे आपका शादी तो ही ना करवा रहे हैं। देखो गाइस, जैसे चेस गेम में होता है, अगर आप एंड में चेकमेट हो जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिर्फ लास्ट मूव गलत था। इसका मतलब ये है कि आपने शुरुआत से ही अच्छी पोजीशन हासिल नहीं की थी। अपने चॉइसेस से आपके पास दाव थे बट आपने उन दावों को सोच समझकर नहीं खेला। मगर आज के कंडीशन को अगर आप देखोगे तो अब वो वक्त आ गया है कि हमें दावों को बहुत ही सोच समझकर खेलना होगा, वरना गलत लोग लीगल लूपहोल्स की वजह से आपकी अच्छाई और विश्वास का फायदा उठा सकते हैं। या वर्स, सोनम और मुस्कान जैसे केसेस में क्राइम्स कर सकते हैं, क्योंकि एज यू ऑलरेडी नो, मुस्कान झूठी थी और सोनम बेवफा निकली। या फिर अतुल सुभाष और अन्य केस में मर्द खुद ही गलत कदम उठाने पर मजबूर हो सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन से खुद को प्रोटेक्ट करने का बेस्ट तरीका है अपने लाइफ के मेजर डिसीजंस को सही से लेना। फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स और लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन, आई रिपीट, सबसे बड़ा डिसीजन, शादी। What's the most important decision you're going to make in your life? What do you think it is? Who you marry? The spouse. The most important decision you make in your entire life is the spouse. Because the wrong one is a disaster. The right one is fantastic. प्यार अंधा होता है, ये सिर्फ मूवीज तक ही सीमित है। प्यार एक्सट्रीमली सिलेक्टिव होना चाहिए, बट किन चीजों को लेकर सिलेक्टिव होना चाहिए ये हम आज जानेंगे। मैंने एनसीआरबी और एनएफएचएस के डाइवोर्सेस के लेटेस्ट डेटा को डीपली स्टडी किया और फिर इन्हें परसेंटेज वाइज कैटेगराइज किया कि इंडिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ डाइवोर्सेस के पीछे क्या रीजंस है। अब इस लिस्ट में देखना, सारे के सारे केसेस में फर्स्ट स्टेप, आपका सबसे पहला और सबसे पावरफुल शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन हमेशा एक ही होगा, जो सभी केसेस से बचने के लिए सेम है। सोच समझकर, अपना समय लेकर शादी करना, रेड फ्लैग्स को पहले ही पहचानना, ना कि बाद में पछताना। और इसीलिए चलो कुछ टॉक्सिक पार्टनर्स के ट्रेट्स और रिलेशनशिप्स के रेड फ्लैग्स को पहले जान लेते हैं। फिर मैं आपको एक ऐसा साइंटिफिक फ्रेमवर्क, एटीट्यूड और माइंडसेट बताऊंगा जो आपको टॉक्सिक लोग और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से दूर तो रखेगा ही, बट साथ ही में आपके लाइफ में सही लोगों को भी अट्रैक्ट करेगा और आपको एक्सट्रीमली खुश, फाइनेंशियली वेल ऑफ और फुलफिल्ड बनाएगा। सो सबसे पहले तो एज अ जनरल रूल आपको एटलीस्ट 1 साल, आइडियली 2 से 3 साल लेना है एक पर्सन को अच्छे से समझने के लिए, इवन कंपैटिबिलिटी को समझने के लिए। शॉर्ट टर्म में कोई भी इंसान अपने ट्रू इंटेंशंस और वैल्यूज को इजीली हाइड कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ये पॉसिबल नहीं है। अब इस बात को ध्यान से सुनना, जैसे डीएनए एक जीव का कोर होता है, उसका ब्लूप्रिंट होता है, वैसे ही वैल्यूज एक इंसान का कोर होते हैं, उनके माइंडसेट का ब्लूप्रिंट। यही वैल्यूज मिलकर उस इंसान का कैरेक्टर बनाते हैं। और आपको हमेशा सारा क्लटर हटाकर, उनके नकाब मुखौटों के पार झांककर हमेशा उनके कोर वैल्यूज पर फोकस करना चाहिए। वहीं से ही सबसे स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी आएगी। क्या वो ऑनेस्ट है, क्या वो मॉरल है, क्या उनमें इंटेग्रिटी है, उन्हें क्या ड्राइव करता है, सिर्फ खुद की भलाई या सबकी भलाई, क्या वो दूसरों के दर्द और दुख को फील कर सकते हैं, एम्पैथाइज कर सकते हैं। और इन वैल्यूज के बारे में आपको उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके बिहेवियर और लाइफ चॉइसेस से पता करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आई नो ये इतना ईजी नहीं है, बट कम ऑन, ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होने वाला है। यहां पर लिटरली आपको ऑब्सेस करना पड़ेगा।
हमने जिंदगी भर पढ़ाई की, शिक्षा हासिल की, किस लिए? इसीलिए क्या कि जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजंस बिना ज्यादा सोचे समझे ले ले, या फिर दोस्त परिवार या समाज के प्रेशर में आके ले ले? आपके वैल्यूज के साथ आपके पार्टनर की क्या कंपैटिबिलिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही समझ सकते हो। क्योंकि अगर वैल्यूज सेम है तो इंटरेस्ट, विचार, दुनिया देखने का नजरिया, सब कुछ ऑटोमेटिकली फॉल इनटू प्लेस कर जाएगा और बॉन्डिंग और ट्रस्ट नेचुरली स्ट्रांग रहेगी। अब सबसे पहला रेड फ्लैग एक पोटेंशियली टॉक्सिक रिलेशन का है, बहुत ज्यादा मटीरियली या फाइनेंशियली फोकस्ड पार्टनर। देखो, साइकोलॉजी के हिसाब से जो इंसान आपसे एज अ पर्सन शादी करना चाहता है, उसका माइंडसेट और उसका बिहेवियर उनसे जो आपके पैसों या प्रॉपर्टी से शादी करना चाहता है से बहुत अलग होगा। आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये समझ आ जाएगा कि क्या वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप में दोनों तरफ से है या सिर्फ एक तरफा है। सो क्या वो तुम्हें अपने डीप इमोशंस को लेकर ट्रस्ट करती है, ओपन अप होती है, अपना ऑनेस्ट वल्नरेबल साइड दिखाती है? क्या वो एक्टिवली तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है? क्या वो झगड़ों में फ्लेक्सिबल है या फिर डोमिनेटिंग है? सो यू हैव टू बी श्योर शी एक्चुअली लव्स यू एंड रिस्पेक्ट्स यू, नॉट योर मनी। आपको ट्रॉफी वाइफ नहीं चाहिए। अच्छा, लड़कों के लिए प्यार से ज्यादा रिस्पेक्ट मिलना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बिकॉज साइकोलॉजी के हिसाब से विमेन का लव हाइपरगैमस होता है, यानी कि वो लड़के को फॉर एनी ऑफ हिज क्वालिटीज अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तो प्यार भी नहीं कर सकती। सेकेंड रेड फ्लैग, अगर लड़की बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, स्टबर्न है, वेरी डोमिनेटिंग है, उसकी हिस्ट्री रही है वो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं करती बल्कि बढ़ाती है, मे बी इवन धमकियां देती है या इवन पास्ट में लीगल केसेस में भी इन्वॉल्व हो चुकी है। ड्रम याद है? याद है, ड्रम याद है, बिल्कुल ड्रम याद है। तो एग्रेशन को और कॉन्फ्लिक्ट को सही तरीके से हैंडल या मैनेज नहीं कर पाना इज अ बिग रेड फ्लैग, क्योंकि ये रिलेशनशिप को भी लड़के के लिए मेंटली टैक्सिंग बना ही देगा, पर एस्केलेट होने पर डाइवोर्स या सेपरेशन लाइकली है। कपल्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट से कैसे डील करते हैं, ये रिश्ते की लंबाई को डिसाइड करता है। थर्ड रेड फ्लैग, चीजें छुपाना, झूठ बोलना, नॉन ट्रांसपेरेंट, नॉन ओपन, डिसऑनेस्ट बिहेवियर। देखो, जब लड़की आपसे सच में प्यार करती होगी, शी वुड केयर फार मोर अबाउट द रिलेशनशिप देन यू। दिस इज नेचर। वो आपके साथ सारे सीक्रेट शेयर करेगी क्योंकि ट्रस्ट हाई होगा और रिलेशनशिप के स्टेक्स हाई होंगे। शी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज यू, बट इफ यू कॉन्स्टेंटली कैच हर लाइंग, दिस इज अ बिग रेड फ्लैग। ये मैनिपुलेशन की निशानी है और आगे जाकर आपकी लाइफ गारंटीड एक टॉक्सिक मेस बन जाएगी। फोर्थ रेड फ्लैग, आपके पोटेंशियल पार्टनर का खुद का कोई से नहीं रहता, वो मोस्टली अपने परिवार वालों की ही सुनती है, मे बी मॉम, डैड या सिस्टर। शी और ही डजंट हैव देयर ओन से इन एनीथिंग। बिग रेड फ्लैग, बिकॉज उनके डिसीजंस उनके नहीं किसी और के होंगे और वो एनी टाइम पर्सनल मैटर्स में ज्यादा इन्वॉल्व होने लग जाएंगे। बेसिकली उसे कठपुतली की तरह कंट्रोल करना ईजी हो जाएगा और यहाँ पर आपके लाइफ की तारे कट जाएगी। डिवोर्स में चिल्लड़ मिल रहे हैं तुम्हें तारा। यू शुड गेट व्हाट यू डिजर्व। Come back to me with a new offer, Adil, or see me in court. फिफ्थ रेड फ्लैग, लड़की या उसके फैमिली की हिस्ट्री सही नहीं है, उनका रेप्यूटेशन क्वेश्चनेबल और कंट्रोवर्शियल है, मे बी झगड़े या डिस्प्यूट से भरा हुआ या वर्स क्रिमिनल रिकॉर्ड। किसी की हिस्ट्री उनके फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बता सकती है और आपको हर हाल में इस पर ऑब्सेस करना ही है। सिक्स्थ रेड फ्लैग, अगर लड़की प्रॉपर्टी या वेल्थ को लेकर एक प्री नुप्शियल एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार ही नहीं है, बेसिकली एक एग्रीमेंट कि अगर डाइवोर्स हो तो उनका प्रॉपर्टी या वेल्थ में लिमिटेड ही हिस्सा होगा। अगर कोई लड़की आपसे शादी कर रही है तो यूजुअली वो एक फेयर एग्रीमेंट को एग्री करेगी क्योंकि प्रॉपर्टी उसके लिए सेकेंडरी है। और इससे एक और एक बेनिफिट होगा क्योंकि इंडियन लॉ IPC 498A या फिर BNS 8586 काफी एम्बिगुअस है, आपके पर्टिकुलर केस में अब क्लैरिटी भी सेट हो जाएगी। और फाइनली सेवेंथ रेड फ्लैग, वो बस निकिता नहीं होनी चाहिए। जस्ट किडिंग। बट लड़कों के लिए एक स्पेशल नोट, हो सके तो अपने सोशल वैल्यू से थोड़ी कम या इक्वल लड़की प्रेफर करो ओवर खुद के सोशल वैल्यू से बहुत ही हाई लड़की, बिकॉज ऑफ विमेन्स हाइपरगैमस नेचर। कॉन्फ्लिक्ट्स बाद में बढ़ सकते हैं और ज्यादा चांस है कि लड़की अपने आप को मैस्कुलिन पोजीशन पर देखने लगे। सो ये थे कुछ मेजर रेड फ्लैग्स। अगर आपको ये रेड फ्लैग्स मल्टीपल टाइम्स और रिपीटेडली दिखते हैं तो एक रेड अलार्म बजना चाहिए। और ये प्री सिलेक्शन सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए नहीं बल्कि मैं तो बोलूंगा इवन दोस्ती के लिए भी होना चाहिए। अब सेकंड स्टेप, आपको समझना होगा कि एक आइडियल रिलेशनशिप का डायनामिक कैसा होना चाहिए। साइंस के हिसाब से दोनों पार्टनर्स के बीच एक हेल्दी रिश्ता आखिर दिखता कैसे, इसे ना फ्रेंड्स हम एक सिंपल से एनिमेशन से समझते हैं ताकि आप कभी भी ना भूलो इसे। इमेजिन करो एक सीसॉ, इस सीसॉ के एक तरफ है
वो ओवरऑल वैल्यू जो एक मेल ला रहा है रिलेशनशिप में, और दूसरी तरफ है वो ओवरऑल वैल्यू जो एक फीमेल ऑफर करती है एक रिलेशनशिप को। यस, रिलेशनशिप्स आर ऑल अबाउट वैल्यू एक्सचेंज। अनकंडीशनल लव नाम की कोई चीज नहीं होती, वो सिर्फ एक मां ही अपने बच्चे से कर सकती है। और इस सी-सॉ के दो पिलर्स जिसके ऊपर लिटरली ये टिका हुआ है वो है ट्रस्ट और कम्युनिकेशन। अब कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। आपको जो वैल्यूज अपने पार्टनर में चाहिए, आपको रिटर्न में आपके पार्टनर को जो वैल्यूज चाहिए वो ऑफर करना होगा, सिंसियरली, ऑनेस्टली, ताकि रिलेशन बैलेंस्ड और स्टेबल रहे। और ये चीज आपको यूजुअली अपने पार्टनर के साथ शादी से पहले ही डिसाइड कर लेनी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और फिर शादी से पहले समय लेकर आपको ऑब्जर्व करना है कि इन जनरल आपका पार्टनर आपको वो वैल्यूज दे सकता है क्या जो आपको चाहिए, और वाइसी वर्सा। अब एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से सबसे फंडामेंटल और प्रिमिटिव लेवल पर एक लड़के को एक लड़की से उसकी फर्टिलिटी, केयर और लॉयल्टी चाहिए। यानी लड़की फिट, हेल्दी, इफ पॉसिबल अट्रैक्टिव हो, अंडरस्टैंडिंग और लॉयल हो। और दूसरी तरफ फीमेल्स को मेल से स्ट्रेंथ चाहिए फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी और रिसोर्सेस चाहिए। यानी कि लड़का लड़की को हमेशा इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली सेफ फील कराए और साथ में लॉयल भी रहे। देखो, फीमेल्स हमेशा से वीकर जेंडर रहे और इसीलिए सिक्योरिटी उनकी सबसे प्रिमिटिव साइकोलॉजिकल नीड है। अब अगर स्टेप 1 में आपने अपना पार्टनर सही से चुना है, अपना समय लेकर, जिसमें कोई ऑब्वियस रेड फ्लैग्स नहीं थे, और दोनों अपने रोल्स को अच्छे से फुलफिल करेंगे स्टेप 2 में, तो एक्सट्रीमली कम चांस है कि प्रॉब्लम्स हो। बट अगर एक भी पार्टनर अपना रोल फुलफिल नहीं कर रहा तो सी-सॉ वन साइडेड हो जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में कम्युनिकेशन सिर्फ गहरे जख्म पर टेम्पररी बैंडेड का ही काम करेगा, और अगर सिचुएशन के रूट पर काम नहीं किया जाए तो ट्रस्ट बहुत ही जल्दी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। सो नंबर 1, सही पार्टनर चुनो। नंबर 2, रिलेशनशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो अपना रोल समझो और सिंसियरली निभाओ, वरना रिलेशनशिप अवॉइड करना बेस्ट है। लुक एट सलमान बॉय। अब फाइनली बात करते हैं स्टेप 3 की, जो है फोकस करना एक हेल्दी रिलेशनशिप वाले सी-सॉ के 2 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर, ट्रस्ट और कम्युनिकेशन। सो ट्रस्ट क्या है? कई लोग इसका कोर समझ नहीं पाते, स्पेशली लड़के। ट्रस्ट का दूसरा नाम है इमोशनल वल्नरेबिलिटी या इमोशनल इंटीमेसी, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट एक सर्दी भरी रात में एक गर्म से कंबल की तरह फील होता है, वार्म, सेफ और प्रोटेक्टेड। इसमें दोनों पार्टनर्स अपने डीप वरीज, फियर्स, डाउट्स, सपने, अरमान कंफर्टेबली शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, बिना डर के कि सामने वाला मजाक उड़ाएगा, जज करेगा या छोड़कर चला जाएगा। ये वो डीप फीलिंग है कि आई एम एक्सेप्टेड एंड लव्ड फॉर हु आई एम। इमेजिन करो, राम एक मेहनती किसान है जिसकी पूरी फसल सूखे पड़ने की वजह से तबाह हो गई। फाइनेंशियल स्ट्रेस, शर्म, एम्बेरसमेंट और दुख में राम अपने जज्बात अपनी वाइफ के साथ शेयर करता है, तो उसकी वाइफ मीरा उसके जज्बात समझकर उसे हौसला देती है, यकीन दिलाती है कि वो इस सबसे लड़ लेगा और वो उसके साथ है। वो ना ताने मारती है, ना जजमेंटल होती है, ना स्ट्रेस बढ़ाती है, बल्कि सिर्फ एहसास दिलाती है, साफ साफ एहसास कि वो उसके साथ है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मीरा के भाई से उधार लेंगे और इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। ये है ट्रस्ट, जो एक लड़के में इतनी ताकत भर देगा कि वो फसल दोबारा क्या, दुनिया जीत लेगा। बट एक नोट ओवर हियर, लड़कों को सिर्फ इमोशनल होकर कमजोर और हेल्पलेस नहीं बन जाना है, बल्कि स्ट्रेंथ हासिल करके एक्शन लेना है। क्योंकि इमोशंस एक्सप्रेस करना कमजोरी नहीं, बट खुद को विक्टिम समझकर हार मान लेना कमजोरी है। और ऐसे में अगर कोई लड़की छोड़कर चली जाती है तो गलती लड़के की ही होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिमेंबर, ऑफ कोर्स ये ट्रस्ट दोनों तरफ से होना चाहिए। जब मुंबई शहर में सोनिया को अपने पति राहुल पर शक होने लगता है कि उसे रोज ऑफिस से आने में देर क्यों हो रही है, और वो इनसिक्योर होने लगती है ये सोचकर कि कोई अफेयर तो नहीं चल रहा, तो राहुल उसकी इनसिक्योरिटी, एंग्शियसनेस और फियर्स को समझकर, एक्नॉलेज करके उसे पूरा एहसास दिलाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ हेक्टिक वर्क शेड्यूल्स में ऑक्यूपाइड था। फिर एफर्ट लेकर वो सोनिया को स्पेशल फील कराना भी नहीं भूलता है बाय थ्रोइंग हर सम सरप्राइज। ऐसी इमोशनल इंटीमेसी रिश्ते को स्ट्रांग बनाती है और ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स पावर कपल्स बन जाते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रांग रिलेशनशिप डायनामिक के दूसरे पिलर, कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन एक फोन कॉल की तरह होता है। दोनों पार्टनर्स बात करते हैं, दोनों सुनते हैं और कोई भी कॉल को हैंग अप नहीं करता। और कपल्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स का सलूशन भी ऐसे ही निकलता है, बात करने से ही बात बनती है। दिल्ली में अर्जुन नेहा के साथ अपनी एनिवर्सरी भूल जाता है एक डेडलाइन के सिलसिले में,
अब नेहा को ऑफ कोर्स बुरा लगता है, बट साइलेंट ट्रीटमेंट देने की जगह पर वो अर्जुन से ऑनेस्टली एक्सप्रेस करती है, आई फील इग्नोर्ड। अर्जुन अपोलोजाइज करता है, अपना साइड बताता है, दोनों थोड़ा आर्ग्यू करते हैं, बट बात करने से बात बन जाती है और दोनों वीकेंड के लिए एक स्पेशल डेट अरेंज कर लेते हैं। कम्युनिकेशन कैंसर को बढ़ने से बहुत पहले ही रोक लेता है। बॉटल्ड अप इमोशंस हमेशा रिश्ते खा जाते हैं। सो अब एक बार सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को सामने रखते हैं। नंबर 1, सारे मेजर रीजंस ऑफ डाइवोर्सेस को। नंबर 2, सारे मेजर रीजंस सिटीज में डाइवोर्सेस क्यों शूट अप हो रहे हैं, इस टेबल को। अब इनमें कॉमनैलिटीज निकालोगे ना तो यही समझ आएगा कि हमने जो 3 स्टेप प्रोसेस डेवलप किया उसे यूज करके आप बहुत ही स्ट्रांगली बैड मैरिजेस को प्रिवेंट कर सकते हो और टॉक्सिक पार्टनर से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। देखो, इंडियन लॉज बहुत ही वन साइडेड जरूर है, लेकिन ये कब चेंज होंगे ये हमारे हाथों में नहीं है। अपनी कमजोरी को समझकर उसे इंप्रूव करना हमारे हाथों में। मर्दों की कमजोरी साइकोलॉजिकली यही है कि हम ज्यादा विजुअल होते हैं और बाहरी लुक्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, अंदरूनी कैरेक्टर जानने में कमी रह जाती है। बट अगर आप इन्हीं स्टेप्स को सही से फॉलो करोगे तो 80 से 85% चांस है कि आपकी शादी सक्सेसफुल और खुशहाल रहेगी और 40% डिप्रेशन के केसेस को आप हाथों हाथ अवॉइड कर सकते हो। सो नाउ व्हाट अबाउट टोटल प्रोटेक्शन? बाकी के डिप्रेशन के केसेस को कैसे बीट करें और अपनी लाइफ में खुशी को भी कैसे मैक्सिमाइज करें? तो इसका ना एक सबसे सिंपल साइंटिफिक न्यूरोसाइकोलॉजिकल सॉल्यूशन है। देखो, साइंटिफिक रिसर्चर्स ने ये तो प्रूव कर लिया है कि ह्यूमन रिलेशंस हमारे हैप्पीनेस के नंबर 1 कंट्रीब्यूटर होते हैं। बट पता है अ वेरी क्लोज नंबर 2 क्या है? वेल, लाइफ में एक मीनिंगफुल पर्पस या मकसद होना। ना पैसा, ना शोहरत, ना कुछ और, मीनिंगफुल पर्पस। कभी सोचा है लोग जैसे इलॉन मस्क या अंबानी या कोई फेमस सेलिब्रिटी इतने पैसे और शोहरत कमाने के बाद भी क्यों काम करते हैं? क्योंकि वो उनके लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है, उन्हें वो खुशी देता है जो पैसा और फेम भी खरीद नहीं सकते। इलॉन मस्क को इंसानों को मार्स तक पहुंचाने में मीनिंग दिखता है तो अंबानी को घर घर तक इंटरनेट पहुंचाने में। आई स्ट्रांगली फील अपने जिंदगी के वजूद की तलाश एक इंसान का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए, क्योंकि अच्छे रिश्ते भी तभी बनेंगे जब आप खुद उनकी तलाश में नहीं भटक रहे। सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो जब आप अपने आप पर फोकस करते हो तो सबसे पहले नंबर 1, शादी या रिलेशनशिप की आपको कोई जल्दी नहीं रहती, जिससे आप आराम से सोच समझकर सही इंसान से पूरी निश्चिंतता के साथ ही कदम उठाओगे। याद रहे, अ मैन ऑब्सेस्ड विथ हिज पर्पस इज डेंजरस बिकॉज नथिंग कैन मूव हिम एक्सेप्ट हिज ओन विजन। नंबर 2, आप अपनी जिंदगी को भी इतने अबंडेंस से भर लोगे, डेट, सक्सेसेस, फाइनेंसेस, अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ, कि आप ये सारे ऑप्शंस में से हमेशा सबसे बेस्ट को ही इजीली सिलेक्ट कर पाओगे फिल्ट्रेशन के स्टेप्स को फॉलो करके, रिड्यूसिंग द चांस ऑफ एंडिंग अप विद अ बैड पार्टनर। याद रहे, अ मैन हु मास्टर्स हिमसेल्फ एक्चुअली नीड्स नो वन बट इज डिजायर्ड बाय एवरीवन। और थर्ड रीजन, आप इन जनरल खुश रहोगे, क्योंकि साइंस भी तो यही कहता है, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर हैप्पीनेस। देखो गाइस, एक पार्टनर आपकी लाइफ को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, कंप्लीट नहीं। आपकी लाइफ को कंप्लीट करता है आपका खुद का पर्पस, चाहे कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा क्यों ना हो। यही चीज आपकी लाइफ का मेजर हैप्पीनेस कंट्रीब्यूटर बनना चाहिए, क्योंकि ये 100% आपके हाथों में है और आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपका पर्पस आपके साथ रहेगा इवन जब दुनिया आपको छोड़कर चली जाए। और इसीलिए ये वो सबसे सॉलिड चीज होनी चाहिए जिसके अराउंड आपको अपनी दुनिया बसानी है, और ये माइंडसेट आपको 10x पावरफुल बना देगा। पर्पस आपका वो पार्टनर है जो कभी धोखा नहीं देगा। उससे पहले प्यार करना सीखो, उससे स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी हासिल करना सीखो, क्योंकि यही स्ट्रेंथ आगे जाकर आपके रिश्तों को भी ग्राउंडेड रखेगा। आज इंडियन लॉज भले ही बायस्ड है, बट उसे कोसना हमारी तकदीर नहीं बदलेगा, मगर सेल्फ अवेयरनेस, नॉलेज और पावर ऑफ चॉइस जरूर बदलेंगे। क्योंकि याद रहे, हर एक लड़की एक जैसी नहीं होती, हर रिश्ता भी एक जैसा नहीं होता। गलत पार्टनर के साथ आप खुद की पहचान खो दोगे, तो सही पार्टनर के साथ आप खुद को और अपने वजूद को और गहराई से खोज पाओगे। अंत में एक खुश इंसान वो नहीं जिसे हर कोई प्यार करता है, बल्कि वो है जो अपने हाथों से जैसे भी हो सके एक खुशहाल जिंदगी बनाता है। गौरव ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।